सो नेक्स्ट वी हैव थायराइड हार्मोन्स। तो थायराइड हार्मोन्स कहाँ से सिक्रेट होते हैं? फ्रॉम द थायराइड ग्लैंड। ठीक है, थायराइड और एंटी थायराइड के बारे में पढ़ेंगे यहाँ पे। तो फ्रॉम द थायराइड ग्लैंड। ठीक है, उसमें दो कंडीशन आएगी। सबसे पहले तो इसका देख लेते हैं हम, वही कैसे सिंथेसाइज होता है। तो यहाँ पे भी हमारा हाइपोथैलेमस है। हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड को देगा सिग्नल, यानी कि एंटीरियर पिट्यूटरी को। एंटीरियर पिट्यूटरी जो है हमारा हार्मोन सिक्रेट करेगा, TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो हमारा थायराइड ग्लैंड पे काम करेगा। एंड थायराइड ग्लैंड हमारे हार्मोन प्रोड्यूस करेगा T3 एंड T4। T3 इज़ अ टेट्राइडोथायरोनिन, सॉरी ट्राईआइडोथायरोनिन, एंड T4 इज़ अ टेट्राइडोथायरोनिन। क्या बोल देते हैं? T3 इज़ ट्राईआइडोथायरोनिन और T4 को बोलते हैं टेट्राइडोथायरोनिन, या फिर इसको हम थायरोक्सिन बोलते हैं। एक्स लग गया तो T4। ठीक है, इसमें 4 आयोडीन होते हैं। ठीक है, या फिर हम इसको बोल सकते हैं टेट्रा आइडो थायरोक्सिन। ठीक है, ट्राईआइडो वन टेट्राआइडो। तो ये हो गया इसका रिलीज। अब यहाँ पे जो हमारे T3 एंड T4 हैं, सबसे पहला तो बात करता है ये, अगर वो कम हो जाएंगे तो हो जाएगी हाइपोथायरोडिज्म। ठीक है, हाइपोथायरोडिज्म कम हो रहा है तो हम T3 T4 देंगे। ठीक है, तुम कौन कौन से हार्मोन देंगे? T4 एंड T3। टेट्राइडोथायरोनिन या थायरोक्सिन बोलो, या फिर दूसरा है थायरोनिन। तो हमारे सिलेबस में उनके नाम रख दिए हैं, लाइक एल कॉन्फ़िगरेशन। एल कॉन्फ़िगरेशन इज़ अ मोस्ट एक्टिव फॉर्म ऑफ, तो इसलिए उसको बोलते हैं लेवोथायरोक्सिन। और T3 इज़ अ लेवोथायरोनिन। इतना ही फर्क है, थायरोनिन एंड थायरोक्सिन। ठीक है, ये होगा हाइपोथायरोडिज्म के केस में। और मतलब सिक्रेशन कम हो रही है, लो सिक्रेशन। और जब ज़्यादा हो जाएगी तो हम क्या देंगे? एंटी थायराइड। एंटी थायराइड जो इसकी सिक्रेशन को कम कर दें, उसके लिए हम यूज़ करते हैं। जैसे हमारा एग्जांपल है ग्रेव्स डिजीज़ में। ग्रेव्स डिजीज़ को हम ट्रीट करने के लिए देते हैं। तो यहाँ पे हमारी क्लासिफिकेशन में सबसे पहला आता है हमारा थायोमाइड्स। ठीक है, तो अगर हम सिंथेसिस पढ़ेंगे तो उससे हो जाएगा क्लियर। तो ये थायोमाइड्स जो है उसकी एग्जांपल है प्रोपाइल थायोयूरेसिल। इसका हमें स्ट्रक्चर भी देखना है। देन मिथीमाजोल। ये दो है हमारे सिलेबस में, उसका हम रिएक्शन भी देखेंगे। एक्स्ट्रा कौन कौन से हैं? आयोडाइड्स। ठीक है, जिसके लिए हम यूज़ करते हैं लुगोल सोल्यूशन। देन आ जाता है बीटा ब्लॉकर्स। बीटा ब्लॉकर्स में सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है प्रोप्रेनोलोल, जो हम हाइपरथायरॉयडिज्म के केस में करते हैं। क्योंकि हाइपरथायरॉयडिज्म में क्या हो रहा है, थायराइड हार्मोन बढ़ रहा है, उसको हमने कम करना है। और दूसरा है रेडियो एक्टिव आयोडीन को अगर हम यूज़ कर दें, यानी आइसोटॉप्स लाइक I-131। ठीक है, तो ये हो गया हमारा हाइपरथायरॉयडिज्म के बारे में। हाइपोथायरॉयडिज्म के बारे में पता ही है, गायोटिन। जो गला बढ़ जाता है वो किसकी वजह से? डेफिशिएंसी ऑफ थायराइड की वजह से होता है वो। तो ये होगा हमारा क्लासिफिकेशन और इसका रिलीज। सो इसका सिंथेसिस। तो सिंथेसिस पहले यहाँ पे हमारे थायराइड जो हार्मोन है, ठीक है, थायराइड हार्मोन जो हमारा थायराइड ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड में दो तरह के सेल्स होते हैं। एक होते हैं फोलिकुलर सेल्स, जो प्रोड्यूस करते हैं T3 एंड T4। और दूसरे हैं हमारे सी सेल्स, या फिर इसको बोलते हैं पैराफोलिकुलर सेल्स, जो बाहर होते हैं फोलिकल्स के बाहर। वो प्रोड्यूस करते हैं कैल्सिटोनिन, जो इन्हीं के कंसनट्रेशन को थोड़ा सा लिमिट में रखता है और कैल्शियम पे काम करता है। तो ये जो कैल्सिटोनिन है, इसका स्ट्रक्चर हम नहीं देखेंगे क्योंकि ये 30 अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर से बना हुआ है। ठीक है, बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है। सो हम देखेंगे T3 एंड T4 का। और उसके बाद क्या? सिंथेसिस। तो T3 और T4 का स्ट्रक्चर कैसा है? उससे पहले हम देख लेते हैं कि ये बनता कैसे है। इसकी सिंथेसिस देख रहे हैं।
ठीक है, तो होता क्या है हमारे पास प्रोटीन है थायरोग्लोबुलिन। प्रोटीन थायरोग्लोबुलिन, उसके पास मोर देन 70 टायरोसिन मॉलिक्यूल्स है। 70 टायरोसिन मॉलिक्यूल्स, टायरोसिन इज अ अमीनो एसिड। ठीक है, मोर देन 70 टायरोसिन मॉलिक्यूल्स होते हैं उसके पास। तो क्या करता है, उन्हीं की आयोडोनेशन करवाता है। जब टायरोसिन में आयोडोनेशन होती है, 3 आयोडीन जुड़ेंगे तो T3 बन जाएगा। ठीक है, 3 आयोडीन, और वहीं पे 4 आयोडीन जुड़ेंगे तो T4 बन जाएगा। तो ये सब किस में हो रहा है, थायरोग्लोबुलिन एक प्रोटीन है, ये मैंने मान लिया थायरोग्लोबुलिन प्रोटीन है। तो इसी के ऊपर क्या लगे हुए हैं हमारे टायरोसिन मॉलिक्यूल्स। इन्हीं टायरोसिन मॉलिक्यूल्स की क्या हो जाएगी, आयोडोनेशन। ठीक है, वो सब। तो ये क्या हो रहा है हमारा, इस तरीके से सिंथेसाइज हो रहे हैं किसमें, थायरॉयड ग्लैंड में। और ये जो है आयोडोनेशन कहाँ पर होती है, जो हमारा फॉलिकुलर सेल्स है उसके एपिकल बॉर्डर में। तो लिख देते हैं एपिकल बॉर्डर ऑफ फॉलिकुलर सेल्स। ठीक है, तो ये हो गया इसकी सिंथेसिस, ऐसे होती है। अब इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, फिर देख लेते हैं स्ट्रक्चरली ये कैसे सिंथेसाइज हो रहा है। सो हम T3 और T4 का स्ट्रक्चर देख लेते हैं, होता क्या है। एक बेंजीन रिंग, दो बेंजीन रिंग है जो O से कनेक्टेड है, ऑक्सीजन से। ठीक है, जो एक बेंजीन रिंग है वो अल्कोहल से कनेक्टेड है, फिनोल, ये हो गया फिनोल रिंग। ये वाली भी फिनोल वाली थी, बट इसके यहाँ पे ग्रुप अटैच है। कौन सा ग्रुप अटैच है, 2 कार्बन, 1 2। इस कार्बन के पास एक है हमारे पास एसिडिक ग्रुप COOH ग्रुप, दूसरा है NH2 ग्रुप। ठीक है, तो ये कार्बन 1, ये कार्बन 2, कौन कौन सा ग्रुप है, NH2 COH। अब यही स्ट्रक्चर सेम है T3 का T4 का, बस फ़र्क कितना है, आयोडीन का। तो इस वाले पे यहाँ पे हमारा आयोडीन 1 2, O के इस साइड में होंगे एंड O के इस तरफ 1 2, जो कि हमारा T4, इसको बोलता है थायरोक्सिन। सेम स्ट्रक्चर बनेगा, सेम स्ट्रक्चर बनेगा बिल्कुल। O, यहाँ पे OH है, 2 कार्बन, एक उसके साथ एसिडिक ग्रुप है डेट इज COH ग्रुप, एक उसके साथ NH2 है। NH2 अबव द प्लेन होना चाहिए, तभी ये लिवोरोटेटरी कहेगा। हम स्ट्रक्चर किसका देख रहे हैं, लेवोथायरोक्सिन का। तो ये हो गया हमारा, यहाँ पे आयोडीन कहाँ कहाँ होगा, इस बेंजीन रिंग पे तो दोनों होंगे, यहाँ पे एक होगा, तो ये होगा T3, क्योंकि 3 आयोडीन है तो ये हो जाएगा T3 थायरोनिन। तो जो हमारे सिलेबस में इसका नाम क्या है, सिलेबस के नाम से लिवोथायरोक्सिन। अगर लिवो लगाएंगे, ठीक है, तभी ये जो NH है वो हम, लिवो का मतलब है एल कॉन्फिगरेशन, एल मतलब ये NH2 अबव द प्लेन, और ये हो जाएगा लिवो थायरोनिन। बिल्कुल सिमिलर स्ट्रक्चर है, यही 2 ड्रग है हमारे सिलेबस में। तो बस देख लेते हैं इसकी सिंथेसिस को, सिंथेसाइज कैसे करते हैं अमीनो एसिड से। तो अमीनो एसिड है टायरोसिन, उससे पहले इसका मैकेनिज्म एक्शन और इसका मेटाबॉलिज्म, ठीक है, उसके यूजेस। तो अगर हम बात करें इसका मैकेनिज्म एक्शन की, तो ये क्या क्या करता है हमारा, हमें पता है ग्रोथ डेवलपमेंट में कहाँ हेल्प करता है। तो ये करता है यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। उसके बाद यूटिलाइजेशन या फिर हम बोल सकते हैं मेटाबॉलिज्म, तो कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन फैट का मेटाबॉलिज्म करता है, जिसकी वजह से ग्रोथ और कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन्स, जिसकी वजह से ग्रोथ मेटाबॉलिज्म होती है। देन ये ऑक्सीडेशन करेगा, ग्रेटर ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स, देन एक्सक्रीशन बढ़ा देता है नाइट्रोजन की। तो उससे हम डिटेक्ट कर देते हैं कि थायराइड हार्मोन का स्ट्रक्चर जो है वो
थायराइड हार्मोन का फंक्शन जो है ज़्यादा है या कम, तो ग्रेटर एक्सक्रीशन ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है, यूरिया में हम देख लेते हैं, डिटेक्ट हो जाता है। और ऑक्सीडेशन ऑफ फैट मतलब बॉडी वेट कम हो जाता है, बॉडी वेट लॉस हो जाएगा, तो इससे पता चल जाएगा जो हमारा थायराइड हॉर्मोन्स हैं वो ज़्यादा काम कर रहे हैं, ठीक है। मैकेनिकल रिएक्शन हमें पता ही है इसका, वो क्या, वही साइटोसोल से जाएगा न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस में किसी भी डीएनए के साथ बाइंड कर जाएगा, डीएनए से बाइंड करेगा तो प्रोटीन्स, और प्रोटीन्स का स्ट्रक्चर चेंज हुआ तो एक्शन चेंज हो जाएगा, तो हमें एक्शन दिख जाते हैं, ठीक है। योगा इसका मैकेनिकल एक्शन, और ये इसके फंक्शन, मतलब ये सब ये कर रहा है, मैकेनिकल एक्शन भी यही है, ठीक है। ये करने के बाद ये इसके जो हमारे एक्शंस हैं डीएनए में चेंज आ जाना, वो सब ये दिखता है। यूजेस और मेटाबॉलिज्म, तो यूजेस क्या है, वही गाइटर में यूज़ करते हैं, और एक और आ जाती है मिक्सिडीमा, मिक्सिडीमा कोमा, जो लाइफ थ्रेटनिंग है, ठीक है। तो अगर हम अगर कम हो रहा है सिक्रेशन तो मिक्सिडीमा कोमा कंडीशन हमें देखने को मिल जाती है, तो उस सबसे बचने के लिए हम ये यूज़ देते हैं मिक्सिडीमा कोमा में। उसके बाद वी हैव मेटाबॉलिज्म, तो मेटाबॉलिज्म सेम ही रहेगा, जैसे हमने देखा था सल्फोनेशन ग्लूकोरोनेशन होता है, तो जहाँ पे COH ग्रुप है वहाँ पे सल्फोनेशन या सल्फेशन या फिर ग्लूकोरोनेशन हो जाएगा, फिर देन ये OH ग्रुप पे भी हो जाएगा, यहाँ पे भी हो जाएगा, एंड देन आयोडोनेशन हो जाएगा, डीआयोडोनेशन हो जाएगा, ऑक्सीजन जो आयोडीन है वो रिड्यूस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या क्या देखने को मिल रहा है, सल्फेशन, सल्फाइट, सल्फेट ग्रुप जुड़ जाता है तो सल्फेशन, सल्फोनेशन नहीं है, देन ग्लूकोरिडेनेशन, डीआइडोनेशन, तो हम चाहे तो करके दिखा सकते हैं यहीं पे ही, यहाँ से ये आयोडीन गायब हो जाएगा, ये COH गायब हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सल्फोनेशन फेज 2 रिएक्शंस हो जाएंगी, ठीक है। ये NH2 NH1 में चला जाएगा, फेज़ 1 में हो जाएगा, नाइट्रेशन हो जाएगी, तो ये सब रिएक्शन हमें देखने को मिलते हैं, ये होगा इसका मेटाबॉलिज्म। अब देख लेते हैं इसकी सिंथेसिस, मतलब टायरोसिन से कैसे बन रहा है। सिंथेसिस के लिए हमें क्या याद रखना है, लास्ट प्रोडक्ट क्या बना रहे हैं, ये है थायरोक्सिन, तो थायरोनिन क्या है, एक आयोडीन रिमूव कर देंगे वो इक्वली है, बना रहे कहाँ से हम, टायरोसिन। तो टायरोसिन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, एक बेंजीन रिंग जो OH से जुड़ी है, 2 कार्बन, एक कार्बन है COOH से जुड़ा है, 3 कार्बन है पर दूसरे कार्बन पे हम देख रहे हैं इसलिए, ये वाला NH2 से, ठीक है। अब होता क्या है, यहाँ पे सबसे पहले हम आयोडोनेशन करवाते हैं, मतलब हम यहाँ पे आयोडीन डालेंगे, तो इन द प्रेजेंस ऑफ आयोडोनेज एंजाइम, दो स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे, क्या हो सकता है, या तो एक आयोडीन यहाँ पे जुड़ जाए या फिर 2 जुड़ जाए, तो इसको हम बोलते हैं मोनो आयोडोटायरोसिन, दैट इज MIT। दूसरा है डाई आयोडोटायरोसिन, मतलब यहाँ पे DI मोनो आयोडोटायरोसिन है, डाई आयोडोटायरोसिन। सो अब क्या ख़त्म, सिंथेसिस ख़त्म हो गया, क्या ख़त्म हुआ, जस्ट अब यहाँ पे MIT मिलेंगे, MIT प्लस DIT, ये दोनों मिलेंगे, तो ये वाला OH ग्रुप, ठीक है, ये वाला OH ग्रुप इसके साथ ज्वाइन कर जाएगा, जिसकी वजह से ये वाला ग्रुप जो है पूरा, ये ग्रुप इसके साथ ज्वाइन कर जाएगा, एंड ये वाला ग्रुप लीव हो जाएगा, जिसकी वजह से हमें मिल जाएगा ये वाला कार्बन, ठीक है, यहाँ से ज्वाइन कर जाएगा, तो ये मिल गया हमें MIT और DIT का थायरोनिन, फिर लिवोथायरोनिन बोलेंगे, और दूसरा DIT, दोनों सेम ही होंगे, तो सेम मैंने मान लिया यहाँ पे 2 आई होंगे, ठीक है, ये 2 और ये 2 4, तो हो गया टेट्राहाइड्रोथायरोनिन,
तो उस तरीके से हो जाता है। अभी हम एक का ही कर रहे हैं, तो ये डी आई टी जुड़ेंगे तो हमें मिल जाएगा थायरोक्सिन। ठीक है, तो ये इसका सिंथेसिस है। बस याद रखना यहाँ पे है हमारा आइडोनेज एंजाइम जो आइडोनेशन करवाता है। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ H2O2 क्या करता है, I- को I2 में जाता है, जिसकी वजह से ये जो है आयोडीन यहाँ पे जुड़ जाता है। ठीक है, तो ये जो आइडोनेशन है ये ज़रूरी है। अब जो हमारे हाइपरथायरॉयडिज्म में जो काम करते हैं ड्रग्स जो इसको कम करते हैं, वो यहीं पे एक्ट करते हैं। ठीक है, तो अब यहीं पे लिख देते हैं, वो आइडोनेज इनहिबिटर्स हैं। प्रोपाइल थायोमाइड्स हमने पढ़े थे, तो हैं प्रोपाइल थायोमाइड्स। वो क्या करेंगे, इसको इनहिबिट करेंगे, ये प्रोसेस होने ही नहीं देंगे। जब वो ये प्रोसेस नहीं होने देंगे तो मोनोआइडोटेरेसिन डाइआइडोटेरेसिन बनेगा ही नहीं। ठीक है, तो ये जो हमारे प्रोपाइल थायोरेसिल थायोमाइड्स कौन कौन से हैं, तो हमारा प्रोपाइल थायोरेसिल एंड दूसरा है मिथीमाजोल। ठीक है, कौन कौन सा है, मिथीमाजोल। उसके बाद जो हमारा थायरोक्सिन है, इट शुड बी कन्वर्टेड इनटू थायरोनिन। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा हमारा थायरोक्सिन ही बनता है, बट ये हमें इसमें कन्वर्ट करना पड़ता है इनटू द पेरिफेरी। ठीक है, तो वो ये पेरिफेरी में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये भी स्टेप ज़रूरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये ही जो हमारा ये थायरोनिन है T3 एक्टिव होता है। ठीक है, ये जो है वो क्या है, हाइपरथायरॉयडिज्म में काम आते हैं। सो लास्ट पॉइंट यही बच गया कि पेरिफेरी में जो हमारे T3 T4 बन चुके हैं, तो T4 ज़्यादा अमाउंट में होता है, तो हम क्या करते हैं, इसी T4 को T3 में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, ये स्टेप ज़रूरी स्टेप है, अगर इसमें ज़रूरी हो, क्योंकि यही ज़्यादा इफेक्टिव होता है। तो कहाँ पे करते हैं, पेरिफेरी ऑफ द फोलिकुलर सेल्स। फिर ये हमारा ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाएगा, ब्लड से जाएगा अपने टारगेट सेल पे। ठीक है, तो याद रखना T3 जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव है, T4 वाला शुड बी कन्वर्टेड इनटू T3। सो लास्ट है हमारे एंटी थायराइड। एंटी थायराइड, तो ये हमारे एंटी थायराइड ड्रग्स, तो ये हम कहाँ यूज़ करते हैं, जब हमारा थायराइड हार्मोन की सिक्रीशन ज़्यादा हो रही है। तो इसमें दो ड्रग्स हैं हमारे, प्रोपाइल थायोरेसिल, दूसरा मिथीमाजोल। दोनों प्रोपाइल थायोमाइड्स हैं, दोनों का क्या काम है, थायराइड पेरोक्सीडेज एंजाइम को इनहिबिट करना। पहले इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये है सिंपल पैरामिडिन स्ट्रक्चर, फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पे नाइट्रोजन और थायो, थायो मतलब सल्फर, एक सल्फर आ जाएगा, एक डबल बॉन्ड में ओ आ जाएगा। ठीक है, ऑक्सीजन एंड सल्फर। देन जो बच गया यहाँ पे दो कार्बन, वहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड एंड एक कार्बन पे आ जाएगी हमारी प्रोपाइल, प्रोपाइल आ जाएगी, तो प्रोपाइल 1 2 3। ठीक है, सिंपल प्रोपाइल थायोरेसिल। दूसरा मिथीमाजोल, मिथीमाजोल में क्या है, इमिडाजोल रिंग आ जाएगी, इमिडाजोल मतलब फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पे आएगा हमारा नाइट्रोजन, ठीक है, फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पे। एंड जो फर्स्ट और थर्ड पोजीशन के बाद बीच वाला कार्बन है, वहाँ पे आ जाएगा हमारा सल्फ़र, यहाँ पे ज़रूरी है, तो आ जाएगा सल्फ़र SH। और ये क्या होती है, एरोमेटिक होती है, यहाँ पे एच जुड़ता है, पर यहाँ पे एच की जगह जुड़ जाएगा CH3। ठीक है, तो मिथ से पता चल जाएगा, मिथ मतलब मिथाइल ग्रुप, CH3 ग्रुप। ठीक है, और प्रोपाइल से पता चल जाएगा, मतलब ये प्रोपाइल ग्रुप, हमारा मिथ ग्रुप। ठीक है, और इमाजोल से पता चल गया इमिडाजोल रिंग है और सल्फर ज़रूरी है। नेक्स्ट है इसका मैकेनिज्म एक्शन। तो ये क्या है, इनहिबिट करते हैं थायराइड पेरोक्सीडेज को। माइनस का मतलब इनहिबिट करते हैं,
ठीक है, लिख देता हूँ यहाँ पे इनहिबिट। तो इसका काम क्या होता है थायराइड पेरोक्सीडेज एंजाइम का? ये जो सिंपल हमारा आयोडाइड है उसको आयोडीन में कन्वर्ट करता है, और फिर ये आयोडीन उस टायरोसिन के साथ बाइंड करता है, टायरोसिन मॉलिक्यूल्स के साथ। देन MIT बनता है, फिर वही MIT मिलकर T3T4 बनता है। ये क्या करता है, ये इस आयोडाइड को इस आयोडीन में कन्वर्ट ही नहीं होने देता। जब आयोडीन ही नहीं बनेगा तो टायरोसिन के साथ वो जाएगा नहीं। ठीक है, तो ये इनहिबिट करता है थायराइड पेरोक्सीडेज को, जिसकी वजह से हमारा हाइपरथायरॉयडिज्म जो है वो कम हो जाता है, क्योंकि थायराइड ज़्यादा बन रहा था। तो इसने क्या किया, उस T3T4 बना ही नहीं, MIT बना ही नहीं, टायरोसिन के साथ वो बाइंड ही नहीं किया, ये आयोडीन बना ही नहीं। क्यों? क्योंकि उसने आयोडाइड को इनहिबिट कर दिया, थायराइड पेरोक्सीडेज एंजाइम को इनहिबिट कर दिया। ये हो गया इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। और इसका यूजेस क्या है, ये हाइपरथायरॉयडिज्म में यूज़ होता है, और दूसरा एक और डिजीज़ का नाम था ग्रेव्स डिसीज़। ठीक है, तो वो हम लिख सकते हैं। ग्रेव्स डिजीज़ में यूज़ होता है, जबकि हमने दूसरा देखा था वो क्रेटिनिज्म में यूज़ हो रहा था। ठीक है, सो इसी के साथ हमारा थायराइड एंटी थायराइड खत्म हुआ, और ड्रग एक्टिंग ऑन एंडोक्राइन सिस्टम पूरा चैप्टर खत्म हुआ। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।